Greatest headlines of the century. Dateline India, August 15th, 1947. In a moment, the story. जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उस समय इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। द न्यूली बॉर्न नेशन वाज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स वेरी सर्वाइवल। उस समय सभी लोगों के माइंड में वर्ल्ड वाइड यही क्वेश्चन था दैट विल इंडिया सर्वाइव। नाउ 73 years later, that fearful question has been replaced by a much more hopeful one, which is will India become a superpower? कुछ लोग ये बोलते हैं that in 5-10 सालों में India is going to become the next superpower. But what you see happening on the world stage is now in India that is stepping up in a more active way. You are starting to see more instances in which India is ready to stand up and say, this is our position, this is what we'd like to be debating with the global community, and our view is our voice should be heard. तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं that India is far away from becoming any superpower in the near future. The difference between China and India is so huge that there is no hope for India to become the next China. So आज इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा that क्या इंडिया सच में एक सुपर पावर बन सकता है या नहीं बन सकता है। और अगर आपको मेरी बातों में सेंस लगता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक तो करें ही, पर इसे साथ में दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि इंडिया के लोगों को इंडिया की रियलिटी पता चल सके। और अगर आप चैनल में नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ without wasting any time further, let's start the video. So according to Wikipedia, एक सुपर पावर उस देश को कहते हैं जो ग्लोबल स्केल पे दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस या फिर पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखता है। दिस इज डन थ्रू द कंबाइंड मीन्स ऑफ बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर एंड डिप्लोमेटिक फैक्टर। सो चलिए इसे वन बाय वन एग्जामिन करते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक फैक्टर। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया इज करेंटली द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। नाउ ये बात सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, बट द ट्रूथ इज दैट इट इज ड्यू टू आवर वाइड लार्ज पॉपुलेशन। अगर इंडिया में एक एवरेज इनकम की बात की जाए तो एक इंसान की सैलरी मोस्टली रेंजेस फ्रॉम 8,000 विच इज़ द लोएस्ट एवरेज टू 1,43,000 विच इज़ द हाईएस्ट एवरेज। और ये बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कंबाइन करके देखा जाए तो द टोटल जॉब्स इन इंडिया इज अराउंड 13.8 मिलियन विच इज़ 1,38 lakhs। और वहीं पे अगर आप इंडिया की करंट पॉपुलेशन देखोगे तो इट इज़ अराउंड 1.39 बिलियन विच इज़ 139 crore। एंड दिस वाइड डिफरेंस क्लियरली शोज यू द रीजन कि क्यों इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया इज स्टिल लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड टैक्स कलेक्शन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू। और ये प्रॉब्लम कोई भी गवर्नमेंट आ जाए नहीं सॉल्व कर सकती जब तक यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा। लुक द थिंग इज हमारे देश में अभी भी सिक्योर जॉब मेंटालिटी है एंड दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ 3rd वर्ल्ड कंट्री। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोगों की यही मेंटालिटी है दैट यार अब सरकारी नौकरी मिल गई है तो अब हम सेफ हैं और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। And that's the problem. And because of this, the number of job seekers in India is way larger than the number of job givers. And this makes sense also. यानी आप खुद ही सोचो that अगर सब लोग जॉब के पीछे ही भागेंगे तो जॉब देगा कौन, एम्प्लॉयमेंट कौन देगा। In addition to that, हम बहुत सारे बाहर देश के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, but on the other hand, the Indian made products are hardly used by any other foreign countries. इंडियन मेड प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में compete ही नहीं कर पाता है एंड दे आर जस्ट यूज्ड बाय इंडियंस ओनली। वी नीड टू बिकम प्रोड्यूसर्स rather than just being consumers. अभी इन 1-2 सालों में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 3 से 4% से ग्रो किया है। जहां पे अमेरिका एक $21 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो वहीं पे इंडिया इज स्टिल एमिंग टू बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। द थिंग विच वी नीड टू डू इज दैट हमें, इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी देश है, हमें इस टैग से पीछा छुड़ाना होगा। एंड फॉर दैट थिंग टू हैपन हमें एक डू नॉट प्ले इट सेफ माइंडसेट रखना पड़ेगा, हमें एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना पड़ेगा rather than just being a secure जॉब माइंडसेट और play it safe माइंडसेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन आई एम प्रीटी श्योर दैट आप भी कहीं ना कहीं इंडिया को एक सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हो। और अगर आप सच में ऐसा चाहते हो देन यू हैव टू डू योर ओन पार्ट, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। सो अगर आप अपने टीनेज ईयर में हो या फिर अगर आप अपने 20s में हो देन आई हाईली अर्ज यू
दैट आपका लाइफ में जो भी इंटरेस्ट है, वेदर इट इज म्यूजिक और डांस और कोडिंग और हिस्ट्री, वॉट एवर योर इंटरेस्ट आर, उसके अराउंडिंग लाइफ में एक बार स्टार्टअप या फिर एक बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने की कोशिश जरूर करना। इट डजेंट मैटर दैट आप फेल हो गए या फिर सक्सेड हो गए, दैट डजेंट मैटर, बट एक बार ट्राई तो करके देखो, बिकॉज इंडिया नीड्स many more people like this who have a mindset of job giving rather than just job seeking. और अगर आपको बिजनेस में ही इंटरेस्ट नहीं है तो then also at least once in your life try to do something extraordinary because India needs you. इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन की भी बात करोगे तो इंडिया हैज ए लिटरेसी रेट ऑफ व्हाट चाइना हैड इन 1991. सोचिए हम इतना ज़्यादा पीछे हैं. एंड जस्ट कीप इन माइंड दैट मैं ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स विच यू शुड नो. देखो किसी भी डेवलप्ड कंट्री का ये नींव होता है कि उनका लिटरेसी रेट ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता रहे, विच इज राइट नाउ इन आवर कंट्री इज लैकिंग. सो हमें इन सब चीज़ों में प्रोग्रेसिव वे में काम करना होगा. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड फैक्टर विच इज मिलिट्री. सो अगर डिफेंस की बात की जाए तो इंडिया हैव द सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स एंड 7th लार्जेस्ट नेवी इन द इंटायर वर्ल्ड. और ये एक बहुत बड़ी बात है. बट ऑन द अदर हैंड अगर इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इंडियन आर्मी जो इक्विपमेंट्स यूज़ करती है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी नहीं है. और ये जितने सारे भी हम डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया, फ्रांस एंड इजराइल. और एक सुपर पावर दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है अपनी सेफ्टी के लिए. हाँ, अगर आप देखोगे तो इस चीज़ पे काम हो रहा है. 2011 से लेकर 2020 तक करीब 33% से इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट ड्रॉप हुआ है. और ऐसा इसलिए किया जा रहा है टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन रशियन फेडरेशन. और ये डेटा क्लियरली शो करता है दैट इंडिया अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, विच इज़ ए गुड थिंग. बट इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी है. इंडिया के ज़्यादातर मिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस जो हैं वो आपके चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स में स्टेशनड है. और इसी इनएफिशिएंट मिलिट्री एलोकेशन की वजह से इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स दूसरे देशों पे पावर प्रोजेक्ट नहीं कर पाता है. बिकॉज सारी मिलिट्री फोर्सेस और सारे आर्म फोर्सेस जो हैं वो तो आपके चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स में ही लग जाते हैं. एंड फाइनली द थर्ड फैक्टर इज द डिप्लोमेटिक फैक्टर. देखो, टू बी कंसिडर्ड ए सुपर पावर, इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं और पीयर कंट्रीज है, उनका ये चीज को एक्नॉलेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दैट इंडिया एक लीडर कंट्री है. इसके साथ साथ एक ग्लोबल सुपर पावर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ कंट्रीज thousands of miles away from them. यानी किसी भी और कंट्री को कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले या फिर कोई एक स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है दैट क्या उनका ये डिसीजन कहीं उन्हें एडवर्सली अफेक्ट ना कर दे. और इंडिया इन सब चीजों में प्रॉब्लम फेस करता है. अगर आप इंडिया को ही देखोगे तो इंडिया हैज नो इन्फ्लुएंस व्हाटसोएवर ऑन इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. इट हैज नो इन्फ्लुएंस. सो दूर की कंट्रीज को तो छोड़ ही दो. वहीं अगर आप यूएसए को देखोगे तो यूएसए के पास 70 से भी ज्यादा देशों में करीबन 800 मिलिट्री बेसेस हैं. और यूएसए इन सब देशों को डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इशू को सॉल्व करने के लिए फंड करता है, which gives them the power to manipulate the decision making of these countries. और वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास सिर्फ 6 कंट्रीज में मिलिट्री बेसेस हैं, which includes ताजिकिस्तान, भूटान, मेडागास्कर, मॉरिशियस, ओमान and Seychelles. So it will definitely take decades for India to gain such a stature in the global community. And the reason why this is going to take so long is because of India's internal issues. A 19-year-old Dalit woman was allegedly gang raped and brutalized last month by 4 dominant or upper caste men. For many, the horrific crime has put the spotlight back on the discrimination and inequality that Dalits, formerly known as untouchables, face. अगर आप इंडिया के लोगों को ही देखोगे तो इंडिया के लोगों के बीच ही बहुत ही सारे इंटरनल इश्यूज हैं बेस्ड ऑन कलर, रिलीजन, कास्ट, स्टेट एंड बिलीव्स एंड मैनी मोर. कुछ लोग इंडिया को एक मॉडर्न और सेक्युलर देश बनते हुए देखना चाहते हैं तो कुछ लोग इसे कंजर्वेटिव और रिलीजियस देश बनते हुए देखना चाहते हैं. और इंडिया एक सुपर पावर बनेगा या नहीं, if it has any chance in decades, so it largely depends on the outcome of this struggle. The answer to this struggle lies in the balance. India need to unite no matter what. I know आपको ये बात अभी बहुत ज़्यादा क्लीशे लग रहा होगा, but this is the truth. जब तक इंडिया यूनाइट नहीं होगा, जब तक इंडिया एक नहीं होगा, it has no chance of becoming the next superpower. Look, there is no denying India's potential.
मैं खुद भी एज एन इंडियन चाहता हूँ डेट इंडिया एक सुपर पावर बने, बट ग्रेट पावर्स मस्ट हैव सफिशिएंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री क्लाउड, नॉट जस्ट ए लार्ज पॉपुलेशन एंड ए सेंस ऑफ हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। एस्पिरेशंस नीड टू मैच विद कैपेबिलिटीज। बस विशफुल थिंकिंग करने से और ये बोलने से डेट इंडिया अगला सुपर पावर बन जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू डू योर पार्ट, और तभी चेंज आएगा और तभी बनेगा इंडिया अगला सुपर पावर। जय हिंद। Hey, thanks for watching this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस मैसेज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड until नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।